and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 19th August 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of July 2020 magazine from our website spmisacademy.com. From tomorrow we are going to start a new online batch. It will be live interactive class and you can try our demo class. We will be starting with Indian polity by registering on SPMIS mobile app. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper, and the first article is taken from editorial segment. It is about conflict in East Mediterranean Sea, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सो इस आर्टिकल को समझने के लिए सबसे पहले हमें यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी UNCLOs को समझना होगा. पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं इसके कॉन्सेप्ट को. इट इज़ एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट दैट वाज फाइनलाइज्ड इन 1982 एंड दैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1994. और जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है, दिस लॉ डिमार्केट्स इंटरनेशनल बाउंड्री इन द सी, यानी कि सी के अंदर, ओशन के अंदर कौन सी कंट्री को कितना ओशन का एरिया बिलोंग करेगा. दैट इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू दिस इंटरनेशनल लॉ नोन एज UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी. अब इसके बेसिक प्रोविजंस भी देख लेते हैं. तो देखो, किसी भी कंट्री के बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो सी होता है वो उस कंट्री का टेरिटोरियल वाटर माना जाता है. मतलब ये टेरिटरी उस कंट्री को ही बिलोंग करेगा. ये पूरा का पूरा ओशन और उसके नीचे का लैंड, इट विल बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कंट्री जिससे ये एसोसिएटेड है. उसके अलावा 12 नॉटिकल माइल्स से आगे और 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि बेस लाइन से टोटल 24 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टीजुअस जोन. यानी कि ये जो एरिया है फ्रॉम 12 नॉटिकल माइल्स टू 24 नॉटिकल माइल्स, दिस एरिया विल बी नोन एज कॉन्टीजुअस जोन. कॉन्टीजुअस जोन में ये कंट्री अपने कोस्ट गार्ड्स को, नेवी को डिप्लॉय कर सकता है फॉर प्रोटेक्टिंग इट्स टेरिटरी. और इसके बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये है बेस लाइन, और से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है दैट इज़ नोन एज EEZ, इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन जोन. इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन जोन का मतलब ये है कि इस एरिया में बिलोंग करने वाले जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जैसे फिशेस या ग्राउंड पे जो भी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं, वो सब कुछ ये कंट्री एक्सट्रैक्ट कर सकता है. ऑयल रिजर्व्स, गैसेस, वो ये कंट्री एक्सट्रैक्ट कर सकता है. बट ये जो 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया है, यहाँ इन एरिया से ये कंट्री इकोनॉमिक रिसोर्स एक्सट्रैक्ट तो कर सकता है, लेकिन ये उसका टेरिटरी नहीं माना जाएगा. इट वॉन्ट बी काउंटेड एज इट्स टेरिटरी कि इसका लैंड है, लेकिन हाँ यहाँ से वो रिसोर्स ज़रूर ले सकता है. जबकि ये जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया है, यहाँ से वो रिसोर्सेज भी ले सकता है और ये इस एक कंट्री की टेरिटरी भी मानी जाएगी. सो इट इज़ एज गुड एज द लैंड ऑफ दिस कंट्री. अब जरा समझते हैं कि दुनिया के कौन कौन से कंट्रीज़ ने UNCLOs को साइन कर रखा है या उसके पार्टी हैं. सो यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड आर पार्टी टू दिस इंटरनेशनल लॉ UNCLOs. आप देखो, ब्लू कलर से हमने रिप्रेजेंट किया वो कंट्रीज़ हु आर पार्टी टू UNCLOs. बट देर आर फ्यू कंट्रीज जिनको हमने रेड कलर से डिपिक्ट किया है, दे आर नॉट पार्टी टू UNCLOs, यानी कि वो उन्होंने इस अग्रीमेंट को या तो साइन नहीं किया है, नहीं तो रेटिफाई नहीं किया है. जो मेजर कंट्रीज हैं हु हैव आइदर नॉट साइंड और नॉट रेटिफाइड आर द US, वेनेजुला, टर्की, लीबिया. तो ये सब कुछ एक मेजर कंट्री हैं जिन्होंने UNCLOs का मेंबरशिप नहीं ले रखा है. मतलब ये इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते हैं रिगार्डिंग डिमार्केशन ऑफ ओशनिक टेरिटरी. अब इससे रिलेटेड ये न्यूज़ आर्टिकल है. मैंने क्यों ये 4 इंपॉर्टेंट कंट्री बताए हैं, बिकॉज दिस न्यूज़ आर्टिकल इज रिलेटेड विथ टर्की एंड लीबिया. अब जरा न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं. तो देखो, टर्की और लीबिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, दे आर नॉट
पार्टी टू UNCLOS, यानी कि वो इस इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते हैं कि किसी भी कंट्री के बेस लाइन से लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक उस कंट्री का EEZ होना चाहिए। तो ये अपने हिसाब से अपना लॉ बनाते हैं। और टर्की और लीबिया चूँकि दोनों ही इसके मेंबर नहीं है, तो उन्होंने आपस में मिल करके अपना EEZ डिसाइड कर लिया। उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया पिछले साल 2019 में, और उसके हिसाब से इन्होंने अपना EEZ बना लिया। तो देखो, इन्होंने आपस में मिलकर के अपनी बाउंड्री सेटल की है, मैरीटाइम बाउंड्री। देखो, लैंड बाउंड्री तो होती है किसी कंट्री की जहाँ तक उसका लैंड होता है, उसके अलावा ओशन के अंदर भी कौन सा ओशन का पार्ट किसको बिलोंग करेगा, उसके बेसिस पे जो बाउंड्री सेट किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं मैरीटाइम बाउंड्री। तो टर्की और लीबिया ने एक मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट साइन करके अपनी मैरीटाइम बाउंड्री सेटअप कर ली है। ये पूरा एरिया, ये लीबिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गई। टर्की का ये सारा एरिया टर्की का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया। और कुछ एक पार्ट इन्होंने शेयर्ड मैरीटाइम जोन की तरह डिक्लेयर कर दिया कि ये पार्ट दोनों को ही बिलोंग करेगा। यहाँ का रिसोर्सेस टर्की भी यूज कर सकता है और लीबिया भी यूज कर सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड, अब देखो ये छोटा सा आइलैंड जो है ये है क्रीट आइलैंड, एंड दिस क्रीट आइलैंड बिलोंग्स टू ग्रीस। अगर हम UNCLOS का नॉर्म्स माने तो जब ये क्रीट आइलैंड ग्रीस को बिलोंग करता है, तो इस क्रीट आइलैंड से लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होना चाहिए वो ग्रीस को बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि ये क्रीट आइलैंड ग्रीस का है। तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया ग्रीस को बिलोंग करना चाहिए। लेकिन टर्की और लीबिया कहते हैं कि हम तो UNCLOS के मेंबर हैं ही नहीं, तो हम उस UNCLOS के नॉर्म्स को नहीं मानेंगे, और हमारे हिसाब से किसी भी आइलैंड के हिसाब से उसको EEZ नहीं मिल सकता। तो इफ़ देयर इज़ एन आइलैंड को EEZ नहीं मिल सकता। टर्की और लीबिया ने अपना नियम बना दिया, ऐसे समझ लो। तो UNCLOS को मानने से इनकार कर दिया, और उसके बेसिस पे इन्होंने इस क्रीट आइलैंड के बेसिस पे ग्रीस को यहाँ पे EEZ देने से मना कर दिया। उसके अलावा यहाँ पे अब देखो एक दूसरा छोटा सा कंट्री है सिप्रस। ये एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है सिप्रस के अंदर उन्होंने यही फंडा लगा दिया। उन्होंने कहा कि सिप्रस चूँकि एक आइलैंड है तो सिप्रस को वो लोग EEZ नहीं देंगे। और देखो सिप्रस के आसपास का पूरा जो EEZ है वो टर्की ने खुद को क्लेम कर दिया है। क्यों? क्योंकि टर्की और लीबिया दोनों ही UNCLOS के मेंबर नहीं हैं, तो वो UNCLOS के नॉर्म्स को नहीं मानेंगे। अगर वो सिग्नेटरी होते UNCLOS के, तब क्या होता, उनको इतना एरिया 200 नॉटिकल माइल्स अलोंग दिस क्रीट आइलैंड एज वेल एज 200 नॉटिकल माइल्स अलोंग दिस सिप्रस आइलैंड छोड़ना पड़ता। लेकिन इन्होंने वो छोड़ा नहीं, सिंस दे आर नॉट मेंबर। अगर आप देखो सिप्रस 20 साल काफ़ी न्यूज में, तो सिप्रस के बारे में उसकी बेसिक मैपिंग यहीं कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिप्रस एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है इन द ईस्ट मेडिटेरियन रीजन। अगर आप सिप्रस के अंदर देखो तो सिप्रस के साउथ साइड में जो लोग रहते हैं वो ग्रीक एथनिसिटी के हैं, यानी कि वो ग्रीक लैंग्वेज बोलते हैं और ग्रीक एथनिसिटी को मेनली वो फॉलो करते हैं साउथ साइड में, यहाँ पे इस साइड में रहने वाले लोग। जबकि नॉर्थ साइड में रहने वाले लोग वो टर्किश एथनिसिटी के हैं, वो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करते हैं, और ओवरऑल जो उनका कल्चर है वो टर्की से ज़्यादा मिलता जुलता है। तो इस कारण से इन दोनों ही तरह के लोगों के बीच में अक्सर कन्फ्लिक्ट होता रहता है। और ये जो नॉर्थ के लोग हैं, इन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा है टर्किश रिपब्लिक ऑफ नदर्न सिप्रस। अब वो बात अलग है कि इस कंट्री टर्किश रिपब्लिक ऑफ नदर्न सिप्रस को बस टर्की एक अकेला ऐसा कंट्री है पूरे दुनिया भर में जिसको आइडेंटिफाई करता है एज ए लीगल कंट्री। अदरवाइज दुनिया की कोई भी कंट्री इस टेरिटरी को, यानी कि टर्किश रिपब्लिक ऑफ नदर्न सिप्रस को एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता है। सो दिस इज द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ टर्की एंड सिप्रस। अब ये जो नॉर्थ और साउथ वाले जो सिप्रस के लोग हैं आपस में लड़ते रहते हैं, इस कारण से बीच में यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स स्टैब्लिश की गई है अलॉन्ग दिस ग्रीन लाइन। तो मुझे उम्मीद है कि इस साल प्रीलिम्स में सिप्रस से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, अदरवाइज टर्की के मैपिंग से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल जरूर आएगा। उसके मैपिंग को आप ज़रूर देख लेना, ऊपर ब्लैक सी देख लेना, उसके अलावा बोसोपोरस स्ट्रेट को ज़रूर देख लेना, क्योंकि टर्की इस साल बहुत न्यूज़ में रहा है। चाहे वो कुर्दिस्तान पे अटैक का मामला हो, या तो फिर वो हागिया सोफिया कारण हो, या फिर अब ये करंट इशू हो। तो अब करंट इशू पे वापस आते हैं। टर्की और लीबिया ने अपनी मैरीटाइम बाउंड्री स्टैब्लिश कर ली एंड दे रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ UNCLOS सिंस दे आर नॉट मेंबर ऑफ UNCLOS। अब हुआ क्या है, अब मेडिटेरियन सी के आसपास के जो कंट्री हैं जैसे सिप्रस,
इजिप्ट, ग्रीस, इज़राइल, इटली, जॉर्डन, पैलेस्टीन, इन्होंने मिल करके आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया रिगार्डिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए गैस पाइपलाइन। इस गैस पाइपलाइन का नाम उन्होंने दिया है ईस्ट मेड गैस पाइपलाइन फोरम। तो इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके हिसाब से किस तरह की पाइपलाइन बिछाई जाएगी, राइट फ्रॉम इज़राइल दैट विल गो टिल इटली। तो इस पाइपलाइन की मदद से इज़राइल के आसपास जो इम्पॉर्टेंट गैस फील्ड्स हैं, जैसे देखो ये लेवियाथन गैस फील्ड है या तमार गैस फील्ड है, इनसे गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इजराइल से गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा सिप्रस तक। इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू ग्रीस एज वेल एज इटली। तो ये अग्रीमेंट इन्होंने हाल फिलहाल में साइन किया है इन सारे कंट्रीज़ ने, और इन्होंने एक फोरम भी सेटअप किया है जिसका नाम रखा है उन्होंने ईस्ट मेड पाइपलाइन फोरम। ईस्ट मेड मतलब ईस्टर्न मेडिटेरियन पाइपलाइन फोरम, उसका शॉर्ट में उन्होंने कहा है ईस्ट मेड। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये इन्होंने पाइपलाइन प्रपोज कर दिया, दैट पाइपलाइन विल गो फ्रॉम इजराइल टू सिप्रस टू ग्रीस एंड देन फर्दर टू इटली। लेकिन ये जो प्रपोज्ड पाइपलाइन है ईस्ट मेड पाइपलाइन, दैट इज़ मूविंग थ्रू द मैरीटाइम रीजन ऑफ टर्की एंड लीबिया। जो टर्की और लीबिया ने आपस में एग्रीमेंट साइन किया था, उसके हिसाब से जो उन्होंने अपना मैरीटाइम रीजन बताया था, उन्होंने जो अपनी EEZ वाली एरिया बताई थी, वो ये एरिया है जो हमने शेडेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। और इस उनके EEZ से, जो उनके हिसाब से EEZ है, उनके एग्रीमेंट के हिसाब से, उस EEZ से ये पाइपलाइन गुजर रहा है। और ये लोग जो कंट्रीज़ हैं, चाहे वो ग्रीस हो या सिप्रस हो या इजराइल हो, ये कह रहे हैं कि ये पाइपलाइन तो वो UNCLOs के हिसाब से बिछा रहे हैं। दे आर, चूँकि ये क्रीट आइलैंड के 200 नॉटिकल माइल्स तक का आसपास का जो एरिया है दैट शुड बिलोंग टू ग्रीस, और उसके हिसाब से ये जो एरिया है दैट इज़ EEZ ऑफ ग्रीस, और उसके हिसाब से ये पाइपलाइन बिछा रहे हैं। लेकिन UNCLOs को ये दोनों मानते नहीं, और उनके हिसाब से दिस इज़ द EEZ ऑफ टर्की एंड लीबिया इन जॉइंट मैनर। सो नाउ दिस इज़ turning out to be a major point of conflict between Turkey and Libya on one side, while Israel, Cyprus, Greece, Italy on other side. तो अब हाल फिलहाल में हुआ क्या है? It's the day before yesterday, टर्की ने अपनी नेवी भेज दी इस एरिया में इन ऑर्डर टू थ्रेटेन ग्रीस। ग्रीस को धमकाने के लिए कि तुम इस एरिया से वापस चले जाओ, इस पाइपलाइन को डिकंस्ट्रक्ट कर दो, टर्की ने अपनी नेवी भेज दी। अब उसके जवाब में फिर फ्रांस ने अपनी नेवी भेज दी इन ऑर्डर टू सपोर्ट ग्रीस। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला जो है काफ़ी ज़्यादा टेंस हो चुका है, एंड ए ह्यूज टेंशन हैज़ बीन बिल्ट अप इन ईस्ट मेडिटेरियन रीजन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट। इट इज़ अबाउट PM केयर्स फंड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखो पहले PM केयर फंड के बारे में समझते हैं। देखो इस साल कोविड-19 पैंडेमिक के स्प्रेड होने के बाद आपको पता होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्पेशल फंड का एस्टेब्लिशमेंट किया जिसका नाम रखा PM केयर फंड। और इसका पर्पस क्या था? टू सपोर्ट द मेडिकल स्टाफ, हेल्थ वर्कर्स एंड पुअर पीपल हु आर अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाएगा इन ऑर्डर टू कर्ब कोविड-19 विथ हेल्प ऑफ दिस PM केयर फंड। और ये PM केयर फंड मैनेज किया जाएगा बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ अलॉन्ग विथ 3 अदर मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट PM केयर फंड। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो करंट न्यूज़ से रिलेटेड है वो ये है कि PM केयर फंड कैन नॉट बी ऑडिटेड बाय CAG, यानी कि इसका पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ है ये CAG ऑडिट नहीं कर सकता। अब कुछ और भी फंड्स हैं जो PM केयर फंड जैसा ही हैं, जिनके फंक्शंस PM केयर जैसे ही हैं। PM केयर का क्या काम था कि एक जो हमारे देश में कैटेस्ट्रॉफी आई है उसको फाइट करने के लिए फ़ंड इकट्ठा करना। इसी तरह के फ़ंड और भी हैं हमारे देश में, जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। दिस प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 बाई द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। उस टाइम में भी हुआ क्या था कि पार्टीशन के बाद कई सारे रिफ्यूजीज़ इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से इंडिया आए, और ख़ासकर बॉर्डर एरियाज़ में राइट्स फैल गए थे, कई सारे लोग मारे गए थे, कई सारे बच्चे ऑर्फन हो गए थे। तो उन सारे फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए हु वेर इम्पैक्टेड बाय द राइट्स ड्यूरिंग पार्टीशन, उन सारे लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड बनाया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। बाद में इस फंड को कंटिन्यू कर दिया गया और इस फंड का इस्तेमाल किया जाने लगा
का टू हेल्प द फैमिलीज हु वर डिवास्टेटेड बाय फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक्स या रोड एक्सीडेंट्स। तो इसके लिए ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का बाद में इस्तेमाल किया जाने लगा। और ये जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, इट इज़ कम्प्लीटली मैनेज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ थ्रू अ सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, एंड दिस प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड इज ऑल्सो नॉट ऑडिटेड बाय CAG। इसी से मिलता जुलता एक और फंड है जिसका नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, NDRF। दिस नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर सेक्शन 46 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, और इसका जो पैसा है दैट इज़ केप्ट इन पब्लिक अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको 3 बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंट्स तो पता ही होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में जो 3 अकाउंट मेंशन किए गए हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स हैव बीन मेंशन अंडर आर्टिकल 266 सब क्लॉज 2, और तीसरा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो पब्लिक अकाउंट्स इंडिया एक तरह का फंड है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, लेकिन इसके अंदर जो भी पैसा होता है दैट इज़ ऑडिटेड बाय CAG। मतलब इसका पैसा अगर भारत सरकार निकालेगी और जहाँ जहाँ खर्च करेगी, साल के अंत में उसका हिसाब उनको CAG को देना होगा। सरल शब्दों में इसका मतलब ये है। अब आप एक बात देख लो, ये तीनों ही फंड इस तरह के हैं जो कैटेस्ट्रॉफिक या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज में जिनका इस्तेमाल किया जाता है। ये तीनों ही फंड ऐसे हैं जिसमें लोग अपना वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये दोनों फंड पहले से थे। सबसे पहले से प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड चला आ रहा है 1948 से ही, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड 2005 से, और ये PM केयर फंड 2020 में। लेकिन तीनों में हम वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और तीनों ही कैटेस्ट्रॉफी को के टाइम में यूटिलाइज़ किया जाता है। अब करंट न्यूज़ क्या है? तो एक NGO है हमारे देश की जिसका नाम है सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उसने एक PIL फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिस PIL में कहा गया कि ये PM केयर फंड का पैसा या तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के साथ मिला दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। आर्ग्यूमेंट क्या दिया उन्होंने कि देखो, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड का पर्पस भी तो यही है कि किसी भी कैटेस्ट्रॉफी से जूझने के लिए एक स्पेशल फंड बनाया भारत सरकार ने जिसमें लोग वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, और वहाँ से फिर भारत सरकार उसका पैसा इस्तेमाल करती है टू फाइट दैट एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ गई PM केयर फंड को अलग से बनाने की? दैट वाज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। तो इस ग्राउंड पे एक PIL फाइल किया गया कि इस PM केयर फंड को अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इट शुड हैव बीन मर्ज्ड, एंड अगर पहले नहीं किया गया तो अब इट शुड बी मर्ज्ड विथ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। और अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऐसा डायरेक्टिव्स दे भारत सरकार को कि ये PM केयर फंड का पैसा किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है, दैट शुड बी ऑडिटेड बाय CAG। यानी किस तरह का पैसा किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है उसका पूरा का पूरा ब्यौरा भारत सरकार CAG को दे। ये PIL फाइल किया गया था, लेकिन इस PIL पे सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया वो भी ज़रा देखते हैं। 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। देयर इज़ नो ओकेजन टू डायरेक्ट द ट्रांसफ़र ऑफ PM केयर फंड टू NDRF। मतलब सरल शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सही मौका नहीं है कि हम अननेसेसरी भारत सरकार के काम में टांग कराएं। जब भारत सरकार ने एक अलग फंड बनाया है टू फाइट कोविड, उस टाइम में हम उनको बेवजह का इस तरह का डायरेक्शन दें, दिस इज़ नॉट द राइट ओकेजन, और कोई ज़रूरत भी नहीं है इसकी। दोनों ही वॉलेंट्री अकाउंट हैं, दोनों में ही वॉलेंट्री तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। तो भारत सरकार ने एक अलग फंड बना दिया तो इट इज़ क्वाइट कॉन्स्टिट्यूशनल, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। और दूसरा स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने दैट देयर इज़ नो नीड टू audit or there is no need for CAG audit of PM Cares Fund. The next article is taken from Assam segment. It is about important announcements regarding education sector in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam governance point of view. न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो असम के एजुकेशन मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो उन्होंने की है उसको ज़रा देखते हैं पॉइंट फॉर्म में। सबसे पहला अनाउंसमेंट है प्रोविंशियलाइजेशन ऑफ 385 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड नियरली 4000 फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टाफ्स एसोसिएटेड विथ देम। तो प्रोविंशियलाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं। प्रोविंशियलाइजेशन मीन्स टेकिंग ओवर द लाइबिलिटीज़ लाइक पेमेंट्स ऑफ सैलरीज एंड अदर बेनिफिट्स बाय द गवर्नमेंट। यानी कि सरल शब्दों में ये जो 385 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और उनके अंदर जो 4000 फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ हैं, उनके जो भी खर्चे हैं, सैलरीज हैं, वो सारा का सारा खर्चा अब असम सरकार लेगी।
इस स्टेप को लिया क्यों गया है वो भी ज़रा समझते हैं. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोविंशियलाइजेशन ऑफ 385 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. तो देखो कोविड-19 और उसके कारण जो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से कई सारे प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस वो बिल्कुल बंद होने के वर्ज पे आ गए हैं, बंद होने के कगार पे आ गए हैं. अब अगर उनको असम सरकार ने सपोर्ट नहीं किया, असम सरकार ने उनको प्रोविंशियलाइज नहीं किया तो वो बंद हो जाएंगे और इस कारण से ओवरऑल असम स्टेट के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर है उसको निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. इस कारण से असम गवर्नमेंट ने इनको प्रोविंशियलाइज करने का फैसला लिया है. दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है एजुकेशन मिनिस्टर बिश्व शर्मा साहब ने रिगार्डिंग प्रज्ञान भारती स्कीम. तो प्रज्ञान भारती स्कीम असम सरकार ने पिछले बजट में ही अनाउंस कर दिया था कि वो इस स्कीम को लेकर के आएगी. अब उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. इसके अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, जैसे फ्री टेक्स्ट बुक दिया जाएगा बच्चों को टिल HS लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल. उसके अलावा एक नया अनाउंसमेंट है कि असम गवर्नमेंट विल गिफ्ट nearly 22,000 girl students who have scored 60% marks and above in this year's higher secondary exams with a scooter each. तो सारी लड़कियों को जिन्होंने भी 60% से ज़्यादा स्कोर किया है इन हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम दिस ईयर उन सबको एक एक स्कूटी मिलेगी. उसके अलावा एक और अनाउंसमेंट किया है अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स. तो चूँकि असम के अंदर टीचर्स की कमी है तो और भी टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे. अबाउट 7,440 टीचर्स विल बी अपॉइंटेड इन हाई स्कूल वाइल मोर देन 7,000 टीचर्स विल बी अपॉइंटेड इन मिडिल स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल्स. जो चौथा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो जरा देखते हैं. इंक्रीज 25% सीट फॉर UG कोर्सेज. तो जो भी कॉलेजेज हैं असम के अंदर UG कोर्सेज प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस साल के लिए ऑर्डर दिया गया है कि वो अपनी सीटों में 25% इंक्रीमेंट लाएं, 25% सीटें बढ़ाएं. ऐसा डायरेक्टिव क्यों दिया है असम सरकार ने वो भी ज़रा देखते हैं. देखो होता क्या है कि CBSE से बच्चे पास होते हैं, हायर सेकेंडरी पास करते हैं. CBSE में आराम से 90% तक मार्क्स आ जाता है लोगों को, यानी कि हायर मार्क्स आते हैं ऑन एन एवरेज CBSE बोर्ड में. जबकि स्टेट बोर्ड से जो AHSE बोर्ड से जो स्टूडेंट्स पास होते हैं उनके एवरेज मार्क्स कम ही रहते हैं, क्योंकि मार्किंग स्कीम अंतर है दोनों ही बोर्ड में. CBSE बोर्ड का मार्किंग स्कीम काफ़ी लीनियंट होता है जबकि स्टेट बोर्ड का मार्किंग स्कीम काफ़ी स्ट्रिंजेंट होता है. तो इस कारण से 70% मेहनत करने के बाद बच्चों के 70% आते हैं स्टेट बोर्ड में, जबकि उतनी ही मेहनत में 90% आ जाते हैं CBSE बोर्ड में. इस कारण से होता क्या है कि स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को फिर कॉलेजेज में एडमिशन मिलने में तकलीफ होती है. कई सारे कॉलेजेज वैसे इस तरह के प्रोविज़न लेकर के आते हैं कि वो 10% का ग्रेस मार्क्स देते हैं. कई सारे कॉलेज इस तरह का प्रोविज़न नहीं भी रखते हैं. तो ओवरऑल ये जो स्टूडेंट्स हु आर पासिंग फ्रॉम द स्टेट बोर्ड, हु आर पासिंग फ्रॉम द AHSEC, दे आर एट डिसएडवांटेजियस पोजिशन. तो अब असम सरकार ने किया क्या है कि कॉलेजेस को बोला है कि जो UG कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि 25% सीटें बढ़ाएं और वो 25% सीटें रिजर्व की जाएंगी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर पासिंग फ्रॉम AHSEC बोर्ड. तो इन तरह के स्टूडेंट्स के लिए जो स्टेट बोर्ड से आ रहे हैं उनके लिए 25% सीटें रिजर्व की जाएंगी ताकि उनको कॉलेजेज में आराम से एडमिशन मिल पाए. बट अभी के लिए दिस प्रोविजन इज़ रिजर्व्ड और हैज़ बीन ब्रॉट ओनली फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-2021 ओनली. द नेक्स्ट टॉपिक इज टेकन फ्रॉम स्पोर्ट्स सेगमेंट. इट इज़ अबाउट खेल रत्न अवार्ड. अब ये टॉपिक, इससे रिलेटेड सवाल एटमैक्स प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है. मेंस में कहीं हम सप्लीमेंट्री पॉइंट की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. मान लो कभी एथिक्स का आंसर लिख रहे हैं, उसमें कुछ हमने किसी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन में इनका किसी का नाम लिख दिया, इस तरह से यूज कर सकते हैं. बट डायरेक्ट सवाल आई डोंट एक्सपेक्ट कि मेंस में आएगा. अब जरा न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं. 5 स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेटर रोहित शर्मा, रेसलर विनेश फोगाट, टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा, हॉकी कैप्टन रानी रामपाल एंड रियो पैरा ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट थांगावेलु मरियप्पन, दे हैव बीन रिकमेंडेड फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. और ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 स्पोर्ट्स पर्सन को एक साथ ये अवार्ड दिया जा रहा है. जब से ये अवार्ड शुरू किया गया राइट फ्रॉम 1991, तब से पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 लोगों को ये अवार्ड एक बार में मिल रहा है. अदरवाइज एटमैक्स 4 लोगों को मिल चुका है ये अवार्ड, 5 लोगों को ये पहली बार मिल रहा है.
राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में ब्रीफली देख लेते हैं। दिस इज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है ये। द रिसिपिएंट इज ऑनर्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ओवर ए पीरियड ऑफ 4 years एट इंटरनेशनल लेवल। तो कम से कम 4 साल तक आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा एट इंटरनेशनल लेवल, तब जाकर के आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल सकता है। एंड दिस वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1991-92 एंड द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड वाज चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बाद जो सबसे ऊंचा स्पोर्टिंग ऑनर हमारे देश में है वो है अर्जुना अवार्ड। उसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड होते हैं फॉर कोचेज, ध्यानचंद अवार्ड होता है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, जो लोग भी रिटायर हो जाते हैं उनके लिए, और स्टेट लेवल पे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है लोअर लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन को इनकरेज करने के लिए। Let us see some prelims related factual information that came in the newspaper. अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 पब्लिश हो चुका है। उसके हिसाब से IIT मद्रास हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विथ बेस्ट परफॉर्मेंस। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे हैज़ बीन गिवन द टॉप पोजिशन अंडर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। Institute of Chemical Technology Mumbai got the top position under government and government aided university. Kalinga Institute of Industrial Technology Bhubaneswar got top position under private or self finance universities. Second information is Union Minister of Electronics and Information Technology launched Swadeshi Microprocessor Challenge Innovate Solution for #Atmanirbhar Bharat to provide further impetus to strong ecosystem of startup, innovation and research in the country. That's all from our side for today. Thanks for watching.